गर्मियों की दोपहर थी, घर में बिजली गई हुई थी और नेहा अपने दोस्त आर्यन के कमरे में उसका चार्जर लेने गई। दरवाजा आधा खुला था, इसलिए उसने बिना सोचे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो एकदम ठिठक गई। आर्यन मेज के पास खड़ा था, चेहरे पर अजीब सी घबराहट, हाथ तरह तरह की हरकतों में उलझे हुए, और उसके सामने खुली लैपटॉप स्क्रीन पर कोई तेजी से बंद किया गया टैब। नेहा की नजर जैसे जमी रह गई। आर्यन उसे देखकर ऐसे उछला मानो चोरी करते पकड़ा गया हो, और जल्दी जल्दी बोल पड़ा, नेहा ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं तो बस कलाई के दर्द के लिए स्ट्रेचिंग कर रहा था। नेहा एक पल के लिए चुप रही और फिर उसकी हंसी फूट पड़ी। अच्छा, स्ट्रेचिंग? इतनी तेज और इतनी शर्मिंदा स्ट्रेचिंग मैंने पहली बार देखी है। आर्यन लाल हो गया। कमरे में ऐसा माहौल बन गया जहां हवा भी शर्म से मुरझा जाती। दोनों कुछ देर असहज खड़े रहे। फिर नेहा ने उसकी तरफ देखकर नरम आवाज में कहा, देख, मैं जानती हूँ हर किसी की निजी जगह होती है, पर कम से कम दरवाजा तो बंद कर लिया कर, वरना गलतफहमियां ऐसे ही जन्म लेती हैं। आर्यन ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और बोला, सॉरी, मैं सच में किसी परेशानी में था, लेकिन तुझे देखकर ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ने पकड़ लिया। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, ये राज हमारे बीच ही रहेगा। और दोनों की झिझक हंसी में बदल गई। उस दिन के बाद नेहा और आर्यन के बीच एक नया मजाक बन गया। जब भी आर्यन किसी चीज में उलझा होता, नेहा हंसते हुई कह देती, स्ट्रेचिंग कर रहे हो या फिर कुछ और दोनों हंसते हंसते उस शर्मिंदगी को मजाक में बदल देते, जिससे उनकी दोस्ती पहले से ज्यादा मजबूत और बेझिझक बन गई। गर्मियों की उन दोपहरों के बाद नेहा और आर्यन के बीच जो हंसी और मजाक पैदा हुआ था, उसने उनके रिश्ते में धीरे धीरे एक नए किस्म का अपनापन और नजदीकी घेर ली। शुरुआत में तो वे सिर्फ छोटी छोटी बातें, हल्की फुल्की छेड़छाड़ और मुस्कान के आदान प्रदान में ही लगे रहते थे, पर जैसे जैसे दिन बीते, नेहा ने महसूस किया कि आर्यन की नजरें अब उसकी ओर सिर्फ दोस्ती से नहीं, बल्कि किसी गहरी छुपी हुई चाहत से भी झुकती हैं, और आर्यन भी उसकी हर मुस्कान, हर हंसी के पल को अपने दिल में संभालने लगा। एक शाम जब बिजली कटने के बाद कमरे में हल्की धुंधली रोशनी थी, नेहा अपनी किताब पढ़ रही थी और आर्यन पास ही खड़ा चाय बनाते हुए उसकी ओर बार बार नजर डाल रहा था। तभी नेहा ने उसकी दृष्टि को पकड़ लिया और दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे शब्दों की कोई जरूरत ही न थी। अचानक आर्यन ने धीरे से उसके हाथ को छुआ, बस एक हल्का सा स्पर्श, पर नेहा की धड़कनें अचानक तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि वो अब सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि कुछ और भी महसूस कर रही है। एक गर्म, नाजुक और बेनाम खिंचाव जो उसे डर और उत्साह दोनों देता था। अगले कई दिनों में ये नजदीकी और बढ़ी। वे साथ में पार्क में टहलते, किताबों की दुकान में हंसी मजाक करते, छायादार बेंचों पर बैठकर सूरज के ढलते रंगों के बीच बातें करते, और कभी कभी अनजाने में हाथों की अंगुलियों का हल्का सा स्पर्श, कंधे से कंधा लगाना या बस एक दूसरे की आंखों में खो जाना ही उनके लिए रोमांच और रोमांस का एहसास बन गया। एक दिन बारिश के मौसम में, जब बारिश की बूंदें धीमी धीमी छत पर गिर रही थीं, नेहा और आर्यन अचानक छत के पास खड़े हो गए। चारों तरफ धुंध और बारिश की ठंडी हवा थी, और आर्यन ने अपने हाथों से नेहा की चोटी को हल्का सा सहलाया। नेहा की नजरें झुकी, दोनों के बीच एक खामोशी छा गई, लेकिन इस बार ये खामोशी डर की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत नाजुक एहसास की थी, जैसे दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कनों को सुन पा रहे हों। कई बार वे साथ में फिल्म देखने बैठते और आर्यन उसके सिर को अपने कंधे पर रखकर उसे महसूस कराता कि वो हर पल उसके पास है, और नेहा भी अब बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बाहों में अपना भरोसा और अपनापन देती। धीरे धीरे उनकी दोस्ती हंसी मजाक और नजदीकी भावनाओं ने प्यार में ढलना शुरू कर दिया, जिसमें कभी छेड़छाड़ की नजाकत, कभी शर्मीली मुस्कानें, कभी आंखों में गहरी निगाहें और कभी बिना बोले दिल की बातें शामिल होती थीं। वे दोनों अब स्कूल, कॉलेज या घर की उन छोटी छोटी जगहों पर भी एक दूसरे के पास रहकर अपनी भावनाओं को छुपाते और संजोते, जैसे हर पल एक नया रोमांस, हर हंसी एक नई कहानी हो। और इस बीच नेहा ने समझा कि असली रोमांस केवल बाहरी दिखावे या रोमांच में नहीं, बल्कि ये है कि जब कोई आपके डर, शर्म और असुरक्षा के बीच भी आपका हाथ थामे और आपको खुद में मजबूत महसूस कराए, तभी प्रेम का असली रंग सामने आता है। आर्यन और नेहा की ये कहानी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंची। बारिश की भीगी गलियों में हाथों का स्पर्श, शाम के सुनहरे आकाश के नीचे एक दूसरे के लिए मुस्काने, और रात के अंधेरे में सिर्फ एक दूसरे की नजरों से कही जाने वाली बातें, ये सब उनके रिश्ते में गहरी, स्थायी और खूबसूरत गर्माहट भर गई। वे अब केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के भीतर की दुनिया को समझने वाले, सहानुभूति देने वाले और प्यार में विश्वास रखने वाले साथी बन गए। और इस नाजुक लेकिन मजबूत बंधन ने नेहा और आर्यन के जीवन में रोमांस की एक नई पहचान, समझदारी, अपनापन और स्थायित्व की मिसाल कायम कर दी, जो हंसी, शर्म, खेल, खिलवाड़, हल्के छूने और आंखों की भावनाओं के माध्यम से हर पल बढ़ती और गहरी होती चली गई। और इस तरह उनकी कहानी उस रोमांटिक, संवेदनशील और हृदयस्पर्शी ढंग से आगे बढ़ी, जिसमें हर असहज पल, हर मजाक और हर छोटी नजदीकी पल ने प्यार की नींव को मजबूत किया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि सच्चा रोमांस केवल आकर्षण या बाहरी रोमांच नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा में खो जाने, समझने और सम्मान देने में है।
गर्मियों की एक घनी, शांत और उमस भरी आधी रात थी। लगभग 12 बजने वाले थे जब बाहर से आती धीमी हवा घर की पुरानी लकड़ी की खिड़कियों को हल्के हल्के हिलाकर रहस्यमयी सी आवाजें पैदा कर रही थी। इसी माहौल में नेहा अपने छोटे से कमरे में गहरी नींद में थी। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की लेकिन लगातार दस्तक हुई, इतनी धीमी कि वो सपना भी लग सकती थी और इतनी साफ कि डर पैदा कर दे। पहले तो उसने अनसुना करने की कोशिश की, पर दस्तक यूं दोहलाई जाने लगी जैसे कोई जानबूझकर उसे जगा रहा हो। तब घबराई हुई नेहा ने दरवाजा खोला, पर बाहर उसे सिर्फ काली अंधेरी सीढ़ियां, सन्नाटा और झिंगरों की आवाजें सुनाई दी। उसने घबराकर दरवाजा बंद किया ही था कि वही दस्तक फिर गूंजी, इस बार जरा तेज। और जब उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने उसका सौतेला भाई राघव खड़ा था, जिसने मुस्कुराते हुए पूछा कि वो डर क्यों रही है। पर नेहा को वो मुस्कान कुछ अजीब लगी, मानो उसके पीछे छिपे किसी रहस्य का पर्दा फटा हो। पिछले कुछ महीनों से राघव उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता, उसके सिर की मालिश बहाने से करता, उसके कमरे में देर रात तक बैठा रहता और बिना कहे उसके सामान को छूता परखता रहता। पर नेहा ने इसे भाईचारा समझकर अनदेखा कर दिया था। मगर धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में उसकी खिड़की खुद ब खुद खुल जाती, अलमारी की चीजें उलट पुलट मिलती, फोन की बैटरी खत्म हो जाती और सबसे डरावना ये कि सिर की मालिश के बाद नेहा गहरी पत्थर जैसी नींद में चली जाती, जिससे वो चाहकर भी खुद को जगाने में असमर्थ रहती। सुबह होते ही उसका पूरा शरीर भारी लगता, कपड़े अस्त व्यस्त मिलते और पिछले कई घंटों की कोई याद उसके दिमाग में नहीं होती, जिससे उसका शक और बेचैनी बढ़ने लगी। बात तब डरावनी हुई जब उसे लगातार कमजोरी, मिचली और चक्कर आने लगे और डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट देखकर बताया कि वो गर्भवती है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके जीवन में ऐसा होना असंभव था। उसी क्षण उसके मन में सबसे पहला नाम राघव का आया, वही जो हर रात उसके कमरे में मौजूद रहता था। उसने सच्चाई पता करने के लिए कमरे में छुपा कैमरा लगाया और अगले ही दिन फुटेज देखकर उसकी दुनिया बिखर गई। वीडियो में राघव उसे बेहोश करने वाली दवा देता था, उसके बेहोश होते ही अपनी विकृत हरकतें करता था और कभी कभी बाहरी लोगों को भी घर में लाता था, जो उसकी मजबूरी और बेहोशी का फायदा उठाकर उसे चोट पहुंचाते और बदले में राघव को पैसे देते। फुटेज देखते हुए नेहा के दिल सुन पड़ गया, आवाज गले में अटक गई, जैसे पूरी दुनिया ने उससे पीठ मोड़ ली हो। उसने माँ बाप को बुलाकर सब कुछ दिखाया। माँ सदमे से गिर पड़ी और पिता की आंखों में ऐसा ज्वालामुखी फूटा जो वर्षों की चुप्पी तोड़कर उबल पड़ा। राघव ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, पर सबूतों के सामने वो टूट गया और स्वीकार किया कि उसने कभी नेहा को बहन नहीं माना और पैसे तथा अपनी विकृत सोच ने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया। पिता ने उसे घर से निकाल फेंका और पुलिस केस दर्ज करवाया। उसके बाद नेहा का असली संघर्ष शुरू हुआ। थेरेपी, डर, रातों की बेचैनी, छोटी सी आवाज पर चौंक जाना, कमरे में ताला लगाकर भी सुरक्षित ना महसूस करना, समाज की फुसफुसाहटें और अपनी ही यादों से लड़ाई। पर उसने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई पर ध्यान दिया, खुद को संभालने के लिए काउंसलिंग ली और धीरे धीरे उसने सीखा कि टूटकर बिखर जाना नहीं, बल्कि दर्द को हथियार बनाना भी एक कला है। इस बीच पुलिस लगातार राघव की खोज में लगी रही और महीनों बाद पता चला कि वो एक दूर गांव में नकली पहचान से रह रहा है तथा अवैध गैंग से जुड़ गया है। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में मजबूत सबूतों के साथ केस चला, जिसके बाद उसे लंबी सजा हुई। फैसला सुनकर नेहा ने वर्षों बाद राहत की सांस ली। पर कहानी यही नहीं रुकी। राघव जिस गैंग से जुड़ा था वो अब नेहा के खिलाफ ऑनलाइन झूठ फैलाकर उसके अभियान को बदनाम करने लगा। पर इस बार नेहा ने भागने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने साइबर सेल से संपर्क किया, वकीलों के साथ एक पूरी टीम तैयार की और उन लड़कियों की मदद फिर से शुरू की जिन्हें इस गैंग ने धमकाकर पीछे हटाया था। महीनों की तपस्या के बाद उसने पुलिस को इतने सबूत दिए कि एक बड़ा छापा पड़ा और पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। मीडिया ने उसकी बहादुरी की तारीफ की, उसके माता पिता ने गर्व से उसे गले लगाया और नेहा ने एक नया रास्ता चुना। वो लड़कियों के लिए सुरक्षा, हिम्मत और जागरूकता का अभियान चलाने लगी, स्कूलों में सेमिनार लेने लगी, गाँव में महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने लगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अद्वैत नाम के एक सरल, शांत और विश्वास पात्र युवक से हुई, जो उसकी तरह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। वो कभी उसका दर्द कुरेदता नहीं, सिर्फ साथ देता, समझता और सम्मान देता। महीनों की दोस्ती और धीरे धीरे बढ़ते विश्वास ने नेहा को एहसास कराया कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो टूटे हुए इंसान को जोड़ने के लिए जोर नहीं लगाते, बल्कि उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। समय बीता, नेहा ने अद्वैत के साथ मिलकर एक संस्था बनाई जो हजारों लड़कियों के लिए आशा और सुरक्षा की ढाल बन गई। एक विशाल कार्यक्रम में मंच पर खड़ी नेहा ने भीड़ की ओर देखकर कहा, मेरी कहानी दर्द से शुरू हुई थी, लेकिन मेरा सफर जीत पर खत्म होता है। और जब एक लड़की उठती है तो उसके साथ पूरा समाज उठता है। और तालियों की गूंज के बीच उसकी मुस्कान ये साबित कर रही थी कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, रोशनी हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेती है। और यही उस कहानी की असली, शक्तिशाली और यादगार हैप्पी एंडिंग बन गया। गर्मियों की एक शांत आधी रात थी, लगभग 12 बजे। हल्की हवा खिड़की के पर्दों को छू रही थी। जब सोनम अपने कमरे में गहरी नींद में थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की लेकिन लगातार दस्तक हुई। वो घबरा गई, क्योंकि घर में सब सो चुके थे और आसपास कोई अजनबी आने की उम्मीद भी न थी। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, पर बाहर अंधेरा और सन्नाटा था, जिससे उसका दिल और तेज धड़कने लगा। कुछ देर बाद फिर वही दस्तक सुनाई दी और जब उसने दोबारा दरवाजा खोला तो इस बार उसके सामने कुमार खड़ा था, उसका सौतीला भाई, जो पिछले कुछ महीनों से उसके प्रति अजीब तरह से अत्यधिक चिंतित, देखभाल करने वाला और हर वक्त उसके पास रहने वाला बन गया था।
कॉलेज की छुट्टियों में घर के कामों में थक जाने पर वो उसके सिर की मालिश कर देता, उसके कमरे में देर रात तक बैठा रहता और अक्सर बिना पूछे उसके निजी सामान को खुद व्यवस्थित करने लगा था। पर सोनम ने अपने भोलेपन में इसे भाई का स्नेह ही समझा, ये सोचकर कि माँ बाप के व्यस्त होने से शायद कुमार ही उसे अपना मानकर संभाल रहा है। मगर धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में कमरे की खिड़की खुली मिलती, अलमारी का सामान इधर उधर होता, फोन की बैटरी खत्म मिलती और सबसे डरावनी बात ये कि हर बार सिर की मालिश के बाद उसे गहरी पूरी तरह काली नींद आ जाती, जिसे वो चाहकर भी नियंत्रित नहीं कर पाती। सुबह उठकर उसका पूरा शरीर भारी, बेजान और दर्द से भरा हुआ लगता, कपड़े अस्त व्यस्त होते और दिमाग में पिछली रात की कोई भी याद नहीं बचती, जिसे उसका शक बढ़ता गया। सोनम हर दिन खुद को समझाती कि शायद ये थकान की वजह से है, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता था। हालत तब और बिगड़ी जब उसे लगातार चक्कर, उल्टियां और कमजोरी होने लगी। डॉक्टर के पास जांच कराई तो वो एक ऐसे सच से टकराई जिसने उसके भीतर की दुनिया को तहस नहस कर दिया। वो गर्भवती थी, जबकि उसके जीवन में किसी भी तरह ऐसा होना असंभव था। सोनम की सांसें रुक गईं, हाथ कांपने लगे और उसके दिमाग में सबसे पहला नाम कुमार का ही आया, क्योंकि वही हर रात उसके कमरे में आता था। सच जानने के लिए उसने अपने कमरे में एक छोटा सा छुपा कैमरा लगा दिया और वही फुटेज उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच बनकर सामने आया। रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा था कि कुमार उसे किसी दवा से बेहोश करता था और उसकी हालत का फायदा उठाता था। इतना ही नहीं, वो बाहरी लोगों को भी घर में घुसने देता था, जो उसकी मजबूरी और बेहोशी का शिकार बनाकर उससे घिनौना फायदा उठाते थे और बदले में कुमार को पैसे देते थे। वीडियो देखते ही सोनम की दुनिया बिखर गई, उसकी सांसें रुक गईं, दिल धड़कना भूल गया और वो चीख भी नहीं पाई। उसने तुरंत माँ बाप को बुलाकर सब कुछ दिखाया तो माँ सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी और पिता की आंखों में ऐसा गुस्सा और दर्द भरा आंसू उमड़ आया जिसे सोनम ने कभी नहीं देखा था। कुमार ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, पर पिता की कड़क आवाज और सबूतों के सामने उसका चेहरा उतर गया और कांपते हुए उसने स्वीकार कर लिया कि उसने कभी सोनम को अपनी बहन नहीं माना और लालच, पैसे और अपने विकृत इरादों ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया। पिता ने उसे पीट पीट कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद कुमार रातों रात भाग गया और कभी वापस नहीं लौटा। सोनम का इलाज शुरू हुआ, उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस में मामला दर्ज किया गया और परिवार ने उसे हर कदम पर संभाला, पर अंदर के घाव आज भी उसे हर रात सोने नहीं देते। वो आज मजबूत खड़ी है, लेकिन कहती है कि बेटी को केवल पालना ही काफी नहीं, उन्हें समझदार, जागरूक, आत्मनिर्भर और सुरक्षित रहना भी सिखाना उतना ही जरूरी है। वो कहती है कि किसी भी लड़की को ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए जो खून का भाई न हो, और माता पिता को भी चाहिए कि वे अपनी बेटी को अकेला न छोड़े जहाँ उसकी सुरक्षा और सम्मान का खतरा हो। कुमार के भाग जाने के बाद सोनम के जीवन में एक नई जंग शुरू हुई। ये जंग बाहर की दुनिया से ज्यादा उसके भीतर के डर, अविश्वास और टूटे हुए हौसलों से थी। रात में उसे अक्सर बेचैनी होती, हल्की सी आवाज पर चौंक जाती, कमरे का दरवाजा बंद करके सोने के बाद भी उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। पर उसने खुद को हारने नहीं दिया और थेरेपी, योग, पढ़ाई और परिवार के साथ लगातार बैठे रहने से उसने धीरे धीरे खुद को संभालना शुरू किया। पुलिस ने कुमार की खोज शुरू कर दी थी, लेकिन वो शहर दर शहर भटकता रहा, अपनी गलती से भागता हुआ, पर किस्मत ने उसे ज्यादा दूर नहीं जाने दिया। कई हफ्तों की खोजबीन के बाद पुलिस को पता चला कि कुमार एक दूर गांव में नकली नाम से छिपकर रहता था और अवैध कामों में शामिल लोगों से जुड़ गया था। पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया और जब ये खबर सोनम तक पहुंची तो उसकी आंखों में पहली बार डर की जगह सुकून की झलक दिखी, मानो किसी ने उसके दिल का बोझ आधा कर दिया हो। अदालत में केस चला, वीडियो सबूत, डॉक्टर की रिपोर्ट और पुलिस की जांच ने सच्चाई को साफ कर दिया और कुमार को लंबी सजा हुई। अदालत के फैसले वाले दिन सोनम ने पहली बार कोर्ट के बाहर खड़े होकर गहरी सांस ली। वो जानती थी उसके साथ जो हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन न्याय मिलना एक नई शुरुआत थी, जैसे टूटे हुए कांच में फिर से रोशनी भर गई हो। इसके बाद सोनम ने अपने जीवन को केवल दर्द के इर्द गिर्द घूमने नहीं दिया। उसने पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया, ऑनलाइन काउंसलिंग लेती रही, अपनी माँ और पिता को भी समय समय पर सेशन में ले जाने लगी ताकि पूरा घर धीरे धीरे इस सदमे से निकल सके। कॉलेज वापस जाने के बाद कई लोग उसके बारे में बातें करते, अंदाजे लगाते, कुछ लोग सहानुभूति दिखाते और कुछ बस जिज्ञासा में सवाल पूछते। पर सोनम ने सीखा कि हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं। उसने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों का छोटा सा दायरा बनाया, जिनकी वजह से वो फिर से हंसने लगी। धीरे धीरे उसने समझा कि जिंदगी उसे चुनौती देकर ये नहीं पूछ रही कि वो कितनी टूटी है, बल्कि ये पूछ रही है कि वो कितनी मजबूत बन सकती है। उसने खुद से वादा किया कि वो किसी और लड़की को इस तरह अंधेरे में गिरने नहीं देगी। सोनम ने महिलाओं के लिए एक ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप बनाया, जहां वो लड़कियों को समझाती थी कि कैसे छोटे छोटे संकेत पहचाने, किस तरह अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे और कैसे कठिन समय में परिवार या कानून से मदद ले। इस दौरान उसकी मुलाकात एक सामाजिक संस्थान से भी हुई जो महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी सहायता पर काम करता था। उन्होंने सोनम की हिम्मत की सराहना करते हुए उसे उनके साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। धीरे धीरे सोनम समाज में एक जागरूकता की आवाज बन गई। स्कूलों में जाकर भाषण देती, गाँव में जाकर लड़कियों और माताओं को ट्रेनिंग देती और ऑनलाइन सेफ्टी वर्कशॉप चलाती।
कई बार रात को जब वो अपने कमरे में अकेली बैठती तो पुरानी यादें उसे छू जाती, लेकिन आज उसके भीतर एक ताकत थी जो कहती थी, तुम बचे हुए टुकड़े नहीं हो, तुम उस आग से निकली तलवार हो जो अब दूसरों के लिए रास्ता रोशन करेगी। सोनम का दर्द अब केवल उसका नहीं रहा, वो उसकी शक्ति बन गया और उसने ये ठान लिया कि वो हर उस लड़की की ढाल बनेगी जो डर, मजबूरी या चुप्पी के अंधेरे में घिरी हो। साल बीतने लगे और सोनम ने धीरे धीरे खुद को उस दर्द से ऊपर उठाते हुए एक ऐसी शख्सियत बना लिया जिसे लोग सिर्फ हिम्मत की मिसाल नहीं बल्कि उम्मीद की किरण कहने लगे। लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। असल लड़ाई तब शुरू हुई जब उसे एक दिन पता चला कि जिस गैंग में कुमार शामिल था वही गैंग अब उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर फर्जी अफवाहें फैलाने लगा है ताकि उसके द्वारा चलाए जा रहे अभियान को बदनाम किया जा सके। और कई लड़कियां जो उससे मदद मांगने वाली थी अचानक डर के मारे पीछे हटने लगी। सोनम समझ गई कि जिस अंधेरे से वो निकली है वो अंधेरा अभी भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है और उसने तय कर लिया कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगी। उसने साइबर सेल में शिकायत की, वकीलों से सलाह ली और अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर योजना बनाई कि कैसे इन लोगों की असलियत सामने लानी है। कुछ समय बाद उसे पता चला कि ये गैंग सिर्फ ब्लैकमेल ही नहीं बल्कि कई शहरों में लड़कियों के नाम पर ठगी, दवाइयों की तस्करी और छुपी हुई ऑनलाइन गतिविधियों में शामिल है। सोनम ने पहली बार अपने डर को ताकत में बदलकर खुद इस गैंग के खिलाफ जांचकर्ताओं के साथ काम करने की इच्छा जताई। उसका कहना था कि जब दर्द तुम्हारे अंदर आग बनाता है तो तुम या तो राख बन जाते हो या रोशनी, और उसने रोशनी बनना चुना। जांच के दौरान कई बार धमकी भरे फोन आए, घर के बाहर संदिग्ध लोग देखे गए, उसकी गाड़ी में छेड़छाड़ की कोशिश भी की गई, लेकिन सोनम अडिग रही। उसने अपनी सुरक्षा बढ़ाई, टीम को मजबूत किया और उन लड़कियों को फिर से साथ जोड़ा जिन्हें डराकर हटाया गया था। धीरे धीरे इतने सबूत इकट्ठे हुए कि पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क पर एक बड़ा छापा मारा और कई बड़े नाम सामने आए जो वर्षों से कानून की नजरों से बच रहे थे। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो मीडिया ने सोनम की हिम्मत को सलाम किया। उसके माता पिता की आंखों में वो गर्व चमक उठा जो किसी भी दर्द को मिटा सकता था, और वे पहली बार कई सालों बाद चैन की नींद सो पाए। इस जीत के बाद भी सोनम रुकी नहीं। उसने पूरे राज्य में सेफ होम सेफ माइंड अभियान शुरू किया जिसमें बच्चियों और महिलाओं को आत्मरक्षा, कानूनी अधिकार और मानसिक मजबूती की ट्रेनिंग दी जाने लगी। कई स्कूलों ने उसे अपने यहाँ स्थायी सलाहकार के रूप में बुलाना शुरू कर दिया। इन सब के बीच उसकी मुलाकात अर्जुन नाम के एक शांत, समझदार और बेहद भरोसेमंद युवक से हुई जो उसी संस्था में वॉलंटियर था। अर्जुन कभी सोनम पर हावी नहीं हुआ, कभी उसके दर्द को टटोला नहीं, बस उसे समझते हुए उसका साथ देता रहा। धीरे धीरे सोनम को महसूस हुआ कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी टूटे हुए इंसान को जोड़ने के लिए हाथ नहीं पकड़ते बल्कि उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। महीनों की जान पहचान के बाद जब सोनम खुद को भीतर से मजबूत और सुरक्षित महसूस करने लगी तब उसने जिंदगी को एक नई दिशा देने का फैसला किया। वो अपने छोटे से सपनों वाले घर में गई, दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों को देखा और एक गहरी सांस लेकर खुद से कहा, अब ये अध्याय खत्म हुआ। कुछ समय बाद उसने अर्जुन के साथ मिलकर एक बड़ी सामाजिक संस्था खड़ी की जो हजारों लड़कियों के लिए सुरक्षा, शिक्षा और न्याय की रोशनी बन गई। अंतिम कार्यक्रम के मंच पर खड़े होकर सोनम ने कहा, मेरी कहानी दर्द की नहीं, जीत की है, और जब एक लड़की उठती है तो उसके साथ पूरी पीढ़ी उठती है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो इस बात की गवाही दे रही थी कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, अंत हमेशा रोशनी का ही होता है। और यही उसकी कहानी का वास्तविक, सशक्त और हमेशा याद रहने वाला हैप्पी एंडिंग बना।